सभी बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, कल हमने रीतिकाल के अर्थ और रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन के बारे में विचार किया था, चिंतन मनन किया था। आज हम रीतिकाल के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे और इसी क्रम में मैं अपनी चर्चा को प्रारंभ करती हूँ। जैसा कि साहित्यकारों ने रीतिकाल को अनेक नामों से सुशोभित एवं अलंकृत किया है और हिंदी का सर्वप्रथम प्रामाणिक, विश्वसनीय एवं मौलिक साहित्य का इतिहास लिखने का सफल कार्य आप सभी जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ, जिसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, में रीतिकाल का नामकरण दिया था और वही सर्वमान्य भी था। यहाँ पर हम कुछ अन्य साहित्यकारों के भी चर्चा करना उचित समझेंगे, जिन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचार के अनुसार इस काल को नाम दिया है और उसके नाम देने के पीछे उन्होंने अपने कुछ तर्क दिए हैं और समीक्षा प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर मैं जो विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए या दिए गए नामकरण एवं उनकी तार्किक समीक्षा और उसके द्वारा दिए गए नामकरण पर विचार विमर्श और चिंतन करना चाहूँगी। तो उसी क्रम में हम पहला नाम ले रहे हैं, मिश्र बंधुओं द्वारा अलंकृत काल नामकरण के बारे में विचार करना। तो यहाँ पर मिश्र बंधु एवं अन्य समर्थ विद्वानों का इस नामकरण के पीछे तर्क था कि इस युग में काव्य में अलंकरण का प्राधान्य रहा है, लेकिन इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिश्र बंधुओं के मतानुसार इस युग के कवियों ने काव्यांगों के निरूपण में अलंकारों को ही प्रमुख स्थान दिया था तथा उन्होंने रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त काव्य की रचना करते समय अलंकारों की भावानुभूति में तीव्रता लाने वाला तथा वस्तु के गुण, व्यापार आदि में उत्कर्ष के साधन रूप में अपनाकर साध्य मान लिया। तो हम यहाँ पर कुछ आपको तर्क प्रस्तुत करेंगे जिस कारण अलंकृत काल नामकरण स्वीकार नहीं किया गया। उनमें क्रमशः हम बिंदुवार आपको बताएंगे और उन तर्कों को सुनकर बच्चों आप सबको भी लगेगा कि अलंकार काल नाम देना से साहित्य के और गुणों को उपेक्षा हो जाती है या रीतिकाल के और काव्य गुणों की उपेक्षा होती है। तो हम अलंकृत काल इसलिए नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि इस युग के काव्य में मात्र अलंकारों की बहुलता नहीं है, उन अन्य काव्यांगों को भी यथोचित स्थान मिला है। दूसरा, हम इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए या पुष्ट करते हुए कह सकते हैं कि अलंकार की तुलना में रीतिकाल के रचनाकारों ने रस निरूपण पर अधिक बल दिया है। और इस बात को और पुष्ट कर सकता है हमारा ये अगला वाला जो वाक्य है, अलंकृत विशेषण इस युग के काव्य पर यदि हम लागू भी कर लें, मान भी लें, तो ये लक्षण ग्रंथों पर लागू नहीं हो सकता। अलंकारों को तो केवल कविता का अंग मात्र माना जा सकता है। और अंत में हम ये और एक उदाहरण प्रस्तुत करके अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं कि यह नामकरण केवल काव्य के एक पक्ष अर्थात शिल्प को ही दर्शाता है और हृदय पक्ष यानी काव्य सौंदर्य और उसकी सर्वथा उपेक्षा करता है। तो आप ही बताइए कि जो काव्य के एक पक्ष के बारे में ही हमें बताए या दर्शाए, उस नाम को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अलंकृत काल नामकरण अत्यंत संकुचित अर्थ का द्योतक होने के कारण विभिन्न काव्यांगों एवं रस से संपन्न काव्य धारा के लिए उपयुक्त नहीं ठहरता है। अतः इस नाम को सिरे से ही मान्यता नहीं मिल पाई। अब बच्चों, आपको मैं एक दूसरे विद्वान द्वारा रमाशंकर शुक्ल ने जो कला काल नाम दिया उसको भी तर्क सहित समझाने का प्रयास करूंगी कि रामचंद्र शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्यकाल की साहित्यिक धारा को कला काल नाम से पहचान दी। उनका यह नामकरण भी कला पक्ष को ही अभिव्यक्त करता है। तो काव्य का सिर्फ एक पक्ष ही यहाँ पर उभर कर सामने आता है और जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है वह उपेक्षित हो जाता है। पर विद्वानों ने कला काल को भी नहीं स्वीकार किया और उन्होंने अपने मत दिए। वो इस तरह से हम आपको समझा सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा, यह बात ठीक है कि उस युग के कवियों के काव्य में कला पक्ष की प्रधानता थी, ये तो सभी मानते हैं, लेकिन उनके द्वारा एवं शेष अन्य रचनाकारों द्वारा हृदय तत्व को जो विवेचन किया गया है, वर्णन किया गया है, जो कोमलता दर्शाई गई है, वह पूर्णतः उपेक्षित हो जाती है। तो यहाँ पर भी कला काल का समर्थन नहीं मिला है। और हम आगे इस बात को और स्पष्ट करना चाहते हैं कि कला काल नामकरण से इस युग की एक महत्वपूर्ण धारा, जिसका प्रतिनिधित्व
घनानंद, आलम, बोधा, जो कि रीति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि कलाकाल उचित है? और एक और उदाहरण भी हम आपको प्रस्तुत करके इस बात को और पुष्ट या अच्छी तरह समझा सकते हैं कि इस तरह कला काल नाम भी एकांगी दृष्टिकोण का सूचक होने के कारण इस युग की समस्त प्रवृत्तियां को सब दर्शाने में असमर्थ है। अतः केवल एक पक्ष के आधार पर हम अन्य महत्वपूर्ण पक्ष की उपेक्षा करके कला काल नाम को स्वीकार नहीं कर सकते। अतः इसको भी एक तरह से मान्यता नहीं मिली। अब हम तीसरे एक और विद्वान का हैं, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उन्होंने इस काल को श्रृंगार काल नाम दिया और इसके पीछे मिश्र जी के भी अपने तर्क थे। जैसे मिश्र जी ने इस काल को श्रृंगार काल कहा और उन्होंने कहा किसी काल विशेष का नामकरण उस युग की आंतरिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है, ऐसा उन्होंने तर्क दिया। तो श्रृंगारिकता इस युग की प्रमुख आंतरिक प्रवृत्ति रही है, ऐसा मानते हैं वो। इस काल के कवियों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय श्रृंगार रहा है। मिश्र जी के मतानुसार श्रृंगारिकता की यह प्रवृत्ति रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों काव्यधाराओं में व्याप्त रही और इसी आधार पर श्रृंगार की इस व्यापक प्रवृत्ति के कारण उन्होंने इस काल को श्रृंगार काल की संज्ञा से नवाजा या शोभित किया। अब यहाँ पर हम भिखारी दास द्वारा अपनी उनकी जो कृति है काव्य निर्णय में कहा और इस कारण ही हम इस नामकरण को स्वीकार नहीं कर सकते। तो भिखारी दास ने अपनी काव्य कृति काव्य निर्णय में कहा, आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। अतः स्पष्ट है कि भाई इस काल के कवि स्वयं ही श्रृंगार परक काव्य कहने में संकोच करते हैं। तो इस काल को हम लक्षण ग्रंथकारों एवं अन्य कवियों के ने सिर्फ श्रृंगार रस का ही विवेचन नहीं किया है, अपितु उनके काव्य में बाहिर पक्ष यानी अलंकरण आदि पर समुचित ध्यान दिया है। अतः श्रृंगार काल कहने से बाकी प्रवृत्तियां जो हैं वह उपेक्षित हो जाती हैं। तो और दूसरा हम और भी इसको तार्किक तरीके से समझा सकते हैं कि श्रृंगार काल नामकरण से भूषण, ग्वाल कवि, सूदन, जोधराज जैसे प्रमुख कवियों का वीर रसपूर्ण का जो काव्य है वो उपेक्षित होता है। तो हम वीर रस से काव्य को उपेक्षा करके और श्रृंगार काल नाम देकर न्याय नहीं करेंगे। अतः इस श्रृंगार काल नाम को भी सहमति नहीं मिली। अब आइए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीतिकाल नामकरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो हिंदी के प्रमुख आलोचकों एवं साहित्यकारों में जो अग्रगण्य हैं, जिनकी सबसे प्रमुख उनमें गिनती होती है एवं हिंदी का प्रथम मौलिक और प्रमाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्जक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया और रीति शब्द का सामान्य अर्थ भी समझाया, पद्धति, शैली या प्रणाली विशेष। तो इस अर्थ में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रीतिकाल नामकरण पर विचार करेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि रस, अलंकार, नायिका भेद, गुण, वृत्ति आदि काव्यांगों पर लक्षण ग्रंथों की रचना के आधार पर यह नामकरण किया गया। अब आपके मन में बच्चों ये प्रश्न स्वाभाविक होगा कि रीतिकाल नामकरण के विरुद्ध भी कुछ आलोचकों ने अपने बात को कही होगी कि ये नाम भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस नाम की परिधि में घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर जैसे कवि नहीं आते। उन कवियों ने अपने काव्य में किसी भी रीति का पालन तत्व विवेचन के रूप में नहीं किया। इन कवियों पर काव्य शास्त्र का प्रभाव नहीं है। पर हम यहाँ पर रीतिकाल नामकरण क्यों उपयुक्त है, क्यों सर्वमान्य है, इस दिशा में भी आपके सामने कुछ विचार और तर्क रखेंगे, ताकि आपके मन की जो दुविधा है या जो जिज्ञासा है कि रामचंद्र द्वारा दिया गया रीतिकाल नामकरण ही क्यों स्वीकार करा, स्पष्ट हो जाएगा। तो रीतिकाल नामकरण के समर्थन में भी कुछ विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। जैसा हम डॉक्टर भागीरथी मिश्र के अनुसार उनके जो विचार हैं उसको स्पष्ट करते हुए समझाएंगे कि उन्होंने कहा, कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की उपेक्षा होती है, पर रीतिकाल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था और यह धारणा वास्तविक रूप से सही है। अतः भागीरथ मिश्र का जो तर्क है वो समीचीन जान पड़ता है। अब हम एक अन्य जो विदुषी हैं डॉक्टर सुषमा अग्रवाल, उनके शोध प्रबंध की भी चर्चा कर लेंगे।
उन्होंने लिखा है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से अभिहित किया जाए। रीति निरूपण की प्रवृत्ति इस काल की मुख्य प्रवृत्ति है या विशेषता है। इतना ही नहीं, श्रृंगार का विवेचन, अलंकार के प्रति मोह और लक्षण ग्रंथों के आधार पर अथवा लक्षण ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों के आधार पर रचा जाने के कारण हम यह देखते हैं कि उन्होंने इसको जो रीतिकाल नामकरण है उसकी सहमति में अपने विचार बड़े ही पुष्ट तरीके से रखे। और उन्होंने कहा कि रीति शब्द की व्यापक अर्थ में ग्रहण किया जाना चाहिए। अतः रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया रीतिकाल नाम का भी उनको सुषमा अग्रवाल की दृष्टि में तर्क के आधार पर सर्वमान्य ठहराया गया। हम कुछ अन्य विद्वान पर भी नज़र डालना उचित समझेंगे। उन्होंने एक अन्य विद्वान के अनुसार रीति काल से अभिप्राय उस काव्य साहित्य से है जिसकी सर्जना में कवियों का ध्यान प्रमुख रूप से काव्य के विभिन्न अंगों के निरूपण की ओर रहा है। और रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह युग है जिसमें इस प्रकार के लक्षण ग्रंथों की रचना अधिक हुई है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में 19वीं और 20वीं शताब्दी में रचा गया अधिकांश साहित्य इस प्रकार का है। इस तरह हम देखते हैं कि निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हम प्रयास करेंगे कि क्या ये नाम सार्थक है और उसकी सार्थकता में आप अपनी बात कहेंगे। निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि इस युग में अलंकरण, रीति, शैली, श्रृंगार तथा कला पक्ष का स्वरूप इतना अधिक उभरा है कि इनमें से किसी के भी आधार पर इस युग का नामकरण किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी द्वारा चर्चित रीति काल का नाम ही अधिक प्रचलित रहा है, क्योंकि वस्तुतः शुक्ल जी ने रीति को एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण माना है। इसी के रीतिकाल नामकरण या इसी के आधार पर रीतिकाल नाम की सार्थकता भी असंदिग्ध प्रतीत होती है।